सुप्रीम कोर्ट तो मुझे बड़ी वीरानी लगी यहाँ। एक दौर था यहाँ बड़ी रौनकें हुआ करती थी, DSMG की वैन हुआ करती थी और हर रोज हम अवामी मफाद के मामलात को देख रहे होते थे। लोग कहते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको समझते हैं कि वो अपना सुप्रीम कोर्ट की एक ऊपर वाली सिविल कोर्ट की एक ऊपर वाली कोर्ट बन चुकी है। ये लोगों का कहना है। मफाद आमा में देखें कितने जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं। आप माहौल की हालत से देख लीजिएगा। हमारी अदालतें जुडिशल एक्टिविज्म में आर्टिकल 199 में भी वो किरदार नहीं अदा कर रही। बुनियादी हकूक देखें, आइन के बुनियादी हकूक लिखे हुए हैं। उन बुनियादी हकूक पे अमल दरामद कौन कराएगा, मुझे बता दें आप। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं सकती। बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूँ आपको। चलें आज मैं आपके सामने बताता हूँ। CCD पुलिस मुकाबले हो रहे थे, मफाद आमा का मामला था, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला था। मैंने लिखा यहाँ 2-3 दफ़ा लिखा। रजिस्ट्रार ऑफिस से कह गए ये मेंटेनेबल ही नहीं है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। यानी यहाँ कत्लो गारत हो रही है, जो सारे मामला तो हो रहे हैं। हाई कोर्ट्स वो नहीं देख रही। हाई कोर्ट्स अपने हवाले से बड़ी लिमिटेड जुरिसडिक्शन की बात है। और जो यहाँ अगर ये जुल्म और ज्यादतियाँ जितनी हो रही है ना, उसको रोकने के लिए मैं आज भी समझता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184 की असल शक्ल में बहाल किया जाए, ताकि ये जुल्म और ज्यादती के हवाले से, यानी सैलाब से लोग कितने मर गए। पहले होता था जुडिशल कमीशन बनता था, कोर्टें लेती थी, मैं को पिटीशन ले जाता था, मैं सारा मामला लेके जाता था। लेकिन अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना लिया आपने, बिल्कुल बना लिया आपने, लेकिन उसका फायदा बताइएगा क्या हुआ है। आम आदमी को बताइएगा फायदा क्या हुआ। तो पहले भी अगर एक्टिविज्म चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ले रही थी, तो क्या ऐसा मसला था उसमें। वो अब आईनी बेंच, और आईनी बेंच ने लिमिटेड कर दी। और पोजीशन देखे ना, हमें इस पाकिस्तान को जुडिशल एक्टिविज्म की आज भी सख्त जरूरत है। इंसाफ की फराहमी के दरवाजे आपको खोलने पड़ेंगे। जितने वाक़े हुए हैं सारों में देख लें, आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं मैं लगाना चाहता, लेकिन चले इतने ही हुक्म दे दें आप उनको कि जितने मामला तो हुए इसमें जुडिशल कमीशन बना लें। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक मौजूद है, पिटीशनें भी दायर कर लें आप। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। इंसाफ के दरवाजे तकरीबन बंद हो चुके हैं। इन इंसाफ के दरवाज़ों को खोलना होगा। एक बात और मैं आपके सामने रखता चलूँ, जो जुल्म और ज्यादतियाँ पुलिस कर रही है या पुलिस के जरिए हो रही हैं, FIA के जरिए हो रही है, नेशनल क्राइम साइबर क्राइम एजेंसी के जरिए या NAB के जरिए हो रही है। मैं हूँ FIA के ऑफिसर जब थे, मैं कहा करता था ये जुल्म और ज्यादतियों में खुदा राने कल आप भी झगड़े जाएंगे। मैं आज भी समझता हूँ कि हमारे इन जजेस को समझना चाहिए, आज या नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के लोग जहाँ पर फंसे हुए हैं, कल ये ना हो कि जजेस यहाँ पर मौजूद हो, आवाज़ें मारे तो कोई आवाज़ सुनने वाला ना हो, कोई नोटिस लेना हो तो आईनी आपके हाथ बांध दी हो, आप कुछ ना कर सके। ये सोचना है इस बात को। मैं किसी सियासी मामले की तरफ नहीं देखना चाहता। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जो हमारे बिजनेसमैन है NAB, उनके साथ ज्यादती करती थी, लेकिन NAB पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करती थी। लेकिन अभी बताइएगा, 3.5 सालों में सवाल है मेरी इस अदालत से सवाल है, 3.5 सालों में करप्शन खत्म होगी क्या पाकिस्तान के अंदर? आप देखें तो सही ना जरा, कोई पूछने वाला नहीं है। FIA क्या कर रही है, नेशनल क्राइम एजेंसी सियासी इंजीनियरिंग कर रही है, जो भी ठीक है, पार्टी को गिराना था गिरा लिया, बाकी अब आपके सामने हालत आ गई है। इतने बड़े बड़े स्कैंडल आपके सामने आने हैं, पुलिस के आने हैं, CCD के आने हैं, NAB के आने हैं। NAB भी अपना एक एजेंडा लेकर चल रही है माजरत के साथ। सिर्फ और सिर्फ उम्मीद इन अदालतों से है। अगर ये अदालतें, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक से रिपोर्ट जारी कर दें कि आपने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को बचाने के लिए जब से 26 प्री 26 अमेंडमेंट एंड पोस्ट 26 अमेंडमेंट बता दीजिए, आप बता दीजिए, एक दारा चेक बता दीजिए हमें कि ये हमने बुनियादी हकूक के हवाले से ये काम किया। आप हालत ये देखिएगा, इस दरो दीवार के सामने मैं कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया यहाँ, तो बाकी हाईकोर्टों में क्यों नहीं बना? लाहौर हाईकोर्ट क्यों नहीं बना? इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं बना? बलूचिस्तान में क्यों नहीं बना? KPK में क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना वहाँ? अगर बनना तो इल्ज़ाम अगर देना तो वहाँ भी दें। वहाँ आप चीफ जस्टिस ताकतवर है, जो मर्जी वो करे। बेंच अब जिसको मर्जी बेंच से निकाले, जिसको मर्जी बेंच में। आज बातें नहीं हो रही, आज कहाँ है वो ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी बातें किया करते थे बेंच फिक्सिंग के हवाले से, जिसको मर्जी ट्रांसफर कर दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट से एक और बड़ा जुल्म हुआ है,
वहाँ उन्होंने एक्चुअली आर्टिकल 191 अमेंड कर दिया है। आपने हाई कोर्ट में नहीं आना, पहले धक्के खाएं जाके सरकारी अफसरों में, ब्यूरोक्रेसी के पास धक्के खाए जाएं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के नाम पर। मैंने उसकी आईनी हैसियत चैलेंज की मैं कि आपको इंतजामी फैसला कैसे इन्फोर्स कर देंगे। आर्टिकल 199 में तरमीम कर दिया गया कि आपको कानून कहता है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के पास जाना है। हमने पहले 22 से 22 के जरिए तबाही और बर्बादी की, वो फैसला आया था जुडिशल, यहाँ जुडिशल फैसला भी कोई नहीं है। और यहाँ मैं मुतालबा करूंगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच के सरबराह से भी कि ये जो दरवाजे बंद किए हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के हवाले से, दरवाजे खोलें आप। और आखिरी बात आपके सामने, इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों रुकी हुई है? क्या कानून इजाजत देता, आईन इजाजत नहीं देता? वैसे तो मरियम सफदर ने ज़ियाउल हक के भी कहा जाता था रूहानी बाप है नवाज शरीफ का, उन्होंने रूल 255 जो है ना बहाल करा दिया। मिला गया उसको, डिक्टेटर के अगर रूल को बहाल कराया ना, सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, मुलाकात कराने की तो हिम्मत नहीं है आपकी। और किस कानून के तहत आप रोक रही हैं? अच्छा कहा जाता है ये सुहेल अफरीदी ने बड़ी सख्त बातें की है। मुलाकातें तो अली अमीन गंडापुर के दौर में बता दें कितनी हुआ करती थी। अगर यही बात लेके जानी है, मुलाकातें कराए इमरान खान साहब, ये हक है बुशरा बीवी के हवाले से। बाकी वो कहाँ गया वो तोशा खाना जो रोजाना की बुनियाद पे चलता था, आज कहाँ है खड़ा केस? वो बताएं तो सही ना, कौन को बताएं ना जरा, बड़ा तेजी में लेकर गए थे। बाकी साहब साइफर बह गया, इद्दत बह गया, तोशा खान 1 और तोशा खाना 2 के अंदर सस्पेंशन होगी। 190 मिलियन पाउंड का केस देखें, जनवरी से सस्पेंशन लगनी है। अब सस्पेंशन में भी इतना वक्त लगेगा। और अजहर सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि रात गए तक एक मरतबा फिर अदालत हरियाणा जेल से फरार है, जज फरार है, हुकूमत फरार है, प्रोसिक्यूशन फरार है। क्या इमरान खान साहब ने कोई जादू की छड़ी पकड़ रखी है? जाके पता ही है सजा सुनानी है 10 साल 14 साल 15 साल, उस सजा सुनाने में भी इतना क्या खौफ है? देखिए मैं एक बात आपके सामने बता दूं, मैं अप्रैल से बात कह रहा हूं कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद इस मुल्क के हालात बदलने हैं। आपने जो सख्तियां करनी थी वो तकरीबन कर ली, मैं नवंबर के बाद ये सख्तियां नहीं देख रहा, उसकी वजह क्या है? अब इमरान खान के अगेंस्ट इससे ज्यादा चल नहीं सकता। अब झूठे केस जितने भी बनाए क्या रह गया? ये जो तोशा खाना का केस है ये तो कागदी की तरफ फाड़ के फेंकने की एविडेंस ही कोई नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाए, अगर डे टू डे चलाना था वो भाई रातों रात फैसला लिखते सुनाते, आप क्यों फैसला नहीं सुना रहे? है ही कुछ नहीं आपके पास। आप लटकाना चाहते हैं कि आप बताना चाहते हैं इस हवाले से, और इसीलिए 190 मिलियन पाउंड का देखिए वो सस्पेंशन ने वो खत्म करें उस सस्पेंशन को। सस्पेंशन बनती है, राइट है, कोई एविडेंस नहीं है ऐसी, आज भी याद रखिएगा। तो ये तोशा खाना से जो भाग रहे हैं, आज पूछिए तो सही ना, आज हमारी अदालतें पूछिए उनसे कि जो डे टू डे ट्रायल चल रहे थे वो इमरान खान और इसके चल रहे थे, बाकी तो डे टू डे ट्रायल कौन सा चल रहे हैं बता दीजिएगा। क्या नवाज शरीफ खानदान, जरदारी या बाकी लोगों के डे टू डे ट्रायल चल रहे हैं जो उनके केसेस सारे थे? अगर करना है तो बराबरी की सतह पर रखें, कोई अर्ज नहीं है। इसलिए इंसाफ की सवाल उठ रहे हैं और यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर एविडेंस कोई नहीं है। मेरी जज साहब को भी मेरा ख्याल है अंदाज़ा होना चाहिए, एविडेंस या रिकॉर्ड सारा देख के, वो बरियत का केस है बुशरा बीबी। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, मैरिड के ऊपर ये बरियत का केस है। कितना लटकाएंगे, कितना लटकाएंगे? हमने एक एक चीज देखी अपनी आंखों के सामने। क्या होता था ऐवान के ऊपर, यहाँ हालात जिस तरफ लेके जाते थे, आप गौर करें इस बातों को सामने रखते हुए। क्या होता था यहाँ बाहर मुजाहरे कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी मुजाहरे कर रहे हैं। यहाँ मैं आज भी समझता हूँ कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट यहाँ आए, यहाँ आके धरना ही दे दें, चलें कम से कम ना सही आप आए, आपका हक है, केस फिक्स होना आपका हक है, आप दरखास्तें देना आपका हक है। लेकिन इसको सियासी तौर पर तमाम MNA सेनेटर्स वगैरह को आकर इमरान खान साहब ने जो बात की उस पर अमल दरामद होना चाहिए, उन्हें आकर आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें एक एक चीज़ यहाँ रिकॉर्ड के ऊपर रखनी चाहिए। अगर आप रखेंगे तो इंसाफ होगा, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा काम। आपको सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। सख्त रवैया सही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि चढ़ाई कर दें, नवाज शरीफ ने आगे अदालतों के ऊपर याद नहीं है कि सजाद शाह के दौर में, मैं ये बिल्कुल उस हक में नहीं हूँ, लेकिन आपको आकर अपनी आवाज़ उठानी है। आपको पार्लियामेंट के बाद रोजाना की बुनियाद पे होना चाहिए। ये जब तक नहीं करेंगे, ये स्ट्रेटेजी देखें, ये नहीं, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है और लीगल स्ट्रेटेजी भी है। अदालतों में भी आप लड़ें, लेकिन अदालतों के बाहर आकर भी लड़ें, और उसमें जो इमरान खान साहब की तजवीज़ है वो बिल्कुल जायज़ है और यहाँ आना चाहिए और बात करनी चाहिए। वो नहीं करते तो ये पार्टी बैठकर, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ। अच्छा सर, नवंबर के हवाले से अभी आप बात कर रहे थे कि नवंबर के बाद बड़ा अच्छा माहौल आपको नज़र आ रहा है, बड़ी प्यारी एनकों से आपने ये देख लिया है। मुझे ये बताएं कि खान साहब की रिहाई का क्या देख रहे हैं नवंबर के बाद? क्या मुल्की सियासी सूरत हाल, अदालती सूरत हाल, 26वीं 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं आईनी तरमीमों के हवाले से
क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए मैं एक बात तो बताऊं कि 26वीं आईनी तरमीम से जो मतलूबा मकासद लेने थे वो हासिल कर लिया, ठीक है ना जी। जो काम करना था वो कर लिया। अब 27वीं आईनी तरमीम में एक बड़ी सिंपल सी बात है, इस सुप्रीम कोर्ट को अलहदा करना है, आईनी बेंच अलहदा होगा, आईनी कोर्ट से अलहदा देखिए, टोटली इससे एक अलहदा फंक्शन वो बनाना चाहते हैं और वो करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कैसे करना है, सूबों को महदूद कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन नवंबर इसलिए अहम है, इलेक्शन आपने देख लिया, इलेक्शन मैनेज किया, अभी पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन चल रहे हैं, इससे पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है। यहीं से अंदाज़ा होगा जो आगे अगर एजिटेशन होना है, अगर सियासत होनी है तो ये इलेक्शंस का बड़ा एक रोल है। ये इस इलेक्शन के प्रोसेस को ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो है, और याद रखिएगा, चले एक मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ, 26वीं तारीख 10 नवंबर फैसला 10 नवंबर के बाद जाना है, और उसको ख़त्म करने का एक तरीका जो ये सोच रहे हैं 27वीं तरमीम ले आएंगे, वो कहेंगे 26 तरमीम ख़त्म होगी, 26 तरमीम में टेकअप कर लिया है, उसको इन्फ्रक्चर्स बना छोड़ेंगे ताकि वो मामले ना रहे, हम नई तरफ चले जाएं और 27वीं तरमीम को लेकर आगे चलें, और वो करने का इरादा उनका नज़र आता है। और नवंबर में इसीलिए कह रहा हूँ, इमरान खान साहब को देखिए बंदे रखना बड़ा मुश्किल है। आज अक्टूबर तकरीबन गुजर गया, नवंबर में ले जाए, नवंबर में मैं बरियत देख रहा हूँ उस केस में, तोशाखाना में। मैं अब ज़बरदस्ती भी जाएँ, सस्पेंशन मुझे नज़र आ रही है उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। बाकी 190 मिलियन पाउंड कितना देंगे, उसमें जब एहतजाज करना चाहिए वो कितना लटका लें, वो कहीं रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें, वो सस्पेंड, फिर क्या रह गया इमरान खान? कानूनी तौर पर इमरान खान के अगेंस्ट कोई फिर ऐसा केस को रह नहीं जाएगा, सिर्फ लटकाने का मकसद ही उन्हें मजीद अंदर रखा जाए। टारगेट तकरीबन मेरे ज़ाती राय के मुताबिक अचीव हो चुके हैं, टारगेट आप सब लोगों ने देख लिए हैं और अब उन पर अमल दरामद है। अच्छा सर, आप अगर इसी हालिया इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो KPK में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बंदा नहीं जीता, वहाँ से जो हालिया इलेक्शन हुए हैं वकीलों के, वहाँ से भी तारड़ ग्रुप वहाँ पे जीता है, तो ये क्या सूरत है इस सारे? यही आप सियासी बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने एक बात तो बड़ी बात पर रखूँ, हमारे यही सुप्रीम कोर्ट है, मैं किस पे एतराज़ नहीं कर रहा, यहाँ लाइसेंस बांटे गए, ये हकीकत है और ये हक है, हमारा हक है लाइसेंस लेना, हमारा हक है लेना, ये पूरा साल चलने चाहिए, या कि आखिरी दिनों के अंदर जो प्रोसीजर बनाया हुआ हमें उसे ज़रा अवॉइड करना चाहिए, चीज़ों को आगे लेकर आना। बाकी जहाँ हारने की बात है, बड़ी वजाहत के साथ बता दूं आपको, इस वक्त कितने ऐसे महकमे हैं जहां आपने लॉ ऑफिसर्स को लगाना है, सरकारी वकीलों को एडवांटेजेस देने हैं, और ये तो अब आप समझ जाएं, फिर हमारी हाउसिंग सोसाइटी वाला टारगेट भी रखा सामने कि उसका एडवांटेज है। इलेक्शन जो है ना, बार काउंसिल्स के इलेक्शन या बार एसोसिएशन के इलेक्शन, ये इस तरह की स्कीमों के लिए नहीं होनी चाहिए, ये टोटल मेरिट के आनी चाहिए, और इस तरह की कोई बात करे भी ना उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो ये बुनियादी वजह सिर्फ इतनी है कि पहले क्या होता था, पहले होता था ये सियासतदान है, ये इस्टेब्लिशमेंट है और ये जुडिशरी है, दो एक तरफ होते थे, अब तीनों ही एक तरफ हैं, तो फिर इलेक्शन लड़ना तो बहुत आसान है ना जी, बहुत आसान है, और यही वजह आपको। सिद्दीक साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है सियासतदानों पे भी, सब पे भी, आप क्या समझते हैं कि 2025 में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैंने अपनी वो असेसमेंट सारी मैंने जो असेसमेंट आपके सामने रख दी है, मैं कानूनी असेसमेंट आपके सामने रख दी है। मैं इमरान खान साहब को 2025 की उनकी रिहाई जो है ना, मैं वो देख रहा हूँ, वक्त है कि कोई नया को वाक़या ना बना दिया जाए, कोई नया ड्रामा ना क्रिएट कर दिया जाए, वो एक अलग इशू है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं 2025 के अंदर जो है ना, मैं नवंबर के बाद इमरान खान साहब की रिहाई देख रहा हूँ, मैं उन्हें बाहर आता देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह अब ये आगे बात है कि वो हुकूमत में आना देते नहीं आने देते। 5 साल के लिए आपने सिक्का बंद हुकूमत बना ली है, 2024 से चलेगी 29 तक, तो वहाँ तक ये खींच के लेके जाएंगे। उससे पहले अगर कोई डिज़ोल्व करने की मुझे वजह समझ नहीं आती है यहाँ पर। अच्छा, इस वक्त बड़ी अदम एतमाद की तहरीकें जो है वो चल पड़ी हैं। सबसे पहले कश्मीर का अदम एतमाद देख लिया, लेकिन वहाँ पे पहले लोग निकले थे, और अब हवाएं वफाक के अंदर भी चलना शुरू हो गई हैं, और आप जिस सुबह से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की वज़ीर आला के साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। दोस्ती कोई नहीं मेरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे भी अदम एतमाद की हवाएं चल पड़ी हैं, तो आपको लग रहा है कि अदम एतमाद कामयाब? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, कश्मीर के मामला इसलिए हैं कि कश्मीर में वो ये समझते हैं कि वहाँ एहतजाज हो गया, इसका मतलब है कसूर उस गवर्नमेंट का है कि वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकी, और ये कैसा अदम एतमाद है, सारे एक ही पेज पे हैं, कमाल की बात नहीं है। यानी इधर से उठाएं, और ये सियासत का रुख बदलना पड़ेगा हमें,
یعنی کس بات کی سیاسی جماعتوں کا رکا ایک سے دوسرے پہ. اور یہ آپ نے یہ دیکھیں نا لوٹائزم کا ڈیفیکشن کا یہ خبر. اور میں تو 63 ڈے پہ ججمنٹ جو جس دن آپ نے سیٹ اسائڈ کر دی نا وہ بڑی زیادتی کی سیٹ اسائڈ کر کے, اور اس کا نقصان کیا ہو گیا. میں جہاں تک پاکستان میں وفاق میں دیکھ رہا ہوں, پنجاب میں مجھے عدم اعتماد کا نظر نہیں آتی. حالات کے عدم اعتماد کے حالات کیا ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اپنے تئیں فیصلہ کر لیں اور وزیر اعلیٰ چینج کر دیں, ہو سکتا ہے وزیر اعظم بھی اپنے تئیں کو چینج کر لیں. یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے پیپلز پارٹی رابطے میں ہے, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کے ساتھ کیا جا رہا ہے خاص کر پنجاب, اور اس سارے مدعے کو لے کر زرداری صاحب بڑے متحرک ہیں, اور آپ سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے کہ, اور آپ کی پہلی شرط بھی یہی ہے کہ عدم اعتماد کی طریقے لے کے ہیں, لیکن سب سے پہلے پنجاب کے آپ عدم اعتماد کی طریقے. ایک بات تو بڑی واضح ہے, اصولی طور پر تو ہر ایک کو پتا ہے کہ فارم 45 اور 47, آج فارم 45-47 کا مسئلہ ختم ہو جائے تو عدم اعتماد آٹومیٹکلی ہو گیا, آپ کی میجورٹی ہوگی اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن وہ فارم 45-47 مجھے تو نظر نہیں آتا. لیکن اس کے بعد اگلی بات چلیے گا, ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے, میں بہت سی چیزوں کو اکٹھا ملا کے دیکھتا ہوں. زرداری صاحب کا یہاں سے جانا, دبئی رہنا, پھر ان کا لاڑکانہ یا نواب شاہ آنا, یہاں سے ایاز صادق کا اور اسحاق ڈار کا جا کر ملنا, اس کے بعد اسلام آباد آنا, اسلام آباد وزیر اعظم کا ملنا, چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ملنا, وہ بڑی اہمیت کا عمل ہے. میں جیسے پیپلز پارٹی وہاں اقتدار میں کشمیر میں آئی ہے, میں یہاں پیپلز پارٹی اور ان کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ اقتدار میں آئیں گے. اب جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا, میں تو پہلے دن سے بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی سے مل کے حکومت بنانی چاہیے اسٹرانگ مورل گراؤنڈ کے اوپر, کہ نیب پہ کوئی کمپرومائز ہوگا, باقی چیزوں پہ نہیں ہوگا. اب بھی یقیناً وہ رابطہ ہوگا تو فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے, اور میری ذاتی رائے کے مطابق پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر حکومت بن سکتی ہے تو بنانی چاہیے اسٹرانگ پرنسپل پہ, مورل گراؤنڈ کے اوپر, کہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی تاکہ اس کے نتائج جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے, یہ بتایا نا ملک کی اکانومی یا باقی چیزیں سنبھال سکتے ہوں تو نظر آئے, مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ بہتری کی طرف لے جائیں. صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو درخواست دی گئی ہے, کیا بلکہ کیا آپ کہتے ہیں کہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے؟ دیکھیں میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں میں وہ پہلا آدمی تھا کہ جس نے جب علی مین گنڈاپور نے استعفیٰ لکھ کے دیا تو اس نے لکھا کہ آن دی ڈائریکشنز آف فاؤنڈر چیئرمین. میں نے کہا یہ غلط لکھا ہے, آپ کو اپنا ذہن خود استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے درخواست لکھ کر دیکھی. جہاں تک علی مین, یہاں تک سہیل افریدی صاحب کا میجورٹی ہماری ہے, میجورٹی وہاں دیکھیں نا, جہاں تک اسمبلی جو استعفیٰ منظور ہوا ہے, منظور ہونے کے بعد الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن کے اندر ووٹ پڑے ہیں, تو جو پروسیڈنگ ہے نا اسمبلی کی وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 69 بڑا کلیئر ہے, وہ نہ الیکشن کمیشن کچھ کر سکتا ہے نہ عدالتیں کچھ کر سکتی ہیں. وہ سکہ بند وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, تب وقت ہے کہ کوئی اور حالات. نظر صدیق صاحب, آپ کیونکہ لاہور سے بلانگ رکھتے ہیں اور کبھی کبھی اسلام آباد آتے ہیں, ہمارا وقت یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جانے ہی نہ دیا جائے, اگلا سوال کی طرف دل کرتا ہے تو پھر آپ سے بات سلسلہ شروع رہتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جب سے سی ایم کے پی کے سہیل خان افریدی صاحب بنے ہیں تو ایک خاص طبقہ دانشور اور انہوں نے توپیں اٹھا لی ہیں, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, اور اب ایک جو درخواست الیکشن کمیشن میں لائی تھی جس کا بھی سوال کیا گیا اور وہ بھی فیک نکلی ہے, درخواست بھی فیک نکلی ہے, اور جو اہلکار بتایا جاتا ہے اس کا تعلق بھی الیکشن کمیشن سے نہیں نکلا. تو یہ ساری خبریں کیوں چلا دی جاتی ہیں؟ کبھی یہاں کہا جاتا ہے کہ بس بچے جبورے بن کے رہو گے تو وزیر اعلیٰ بن کے رہو گے, وزیر اعلیٰ نہیں بننا, آپ کو جو ہے کسی نے جو ہے ایسی کی تیسی تک آ جاتے ہیں. پھر دیکھیں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں, سہیل افریدی صاحب جو ہے نا وہ مراد سعید کی سجیشن پہ بنے ہیں, جو میرے پاس اطلاع. عمران خان صاحب نے بڑی اہمیت اسی لیے دی ہے کہ وہ اگریسو اسٹینڈ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو آپ کہیں کہ بیٹھ کر ایسا ہو جانا ہے یا ایسا ہو جانا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں کہ جس سے مسائل پیدا ہو جائیں. تو اس لیے اس طرح کی درخواستیں آتی رہتی ہیں. جہاں تک میں سہیل افریدی سے ملا ہوں, جہاں میں تک ان کو دیکھا ہے, وہ ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جیسے عمران خان صاحب کا اعتقاد ہے کہ عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے, رزق رب کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے, تو وہ اس ایجنڈے پہ لے کر چلیں گے. اور سہیل افریدی جو ہے نا, دیکھیں میں پھر بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, میں نومبر پہ فوکس کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں نومبر میں آپ دیکھیے گا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, حالات اگر بہتر بنانے ہیں, اس ملک کو اگر ریوائول کی طرف لے کے جانا ہے. جو 3.5 سال میں تباہی و بربادی ہوئی ہے, تو آپ کو جو ملازم ہے نا, چاہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہو یا وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھا ہو, انہیں ہٹانا پڑے گا اور عوامی لوگ لانا پڑے گا.
सर पाकिस्तान पीपल पार्टी और लास्ट क्वेश्चन का रख लें, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद बनते हुए कोई नजर आ रहा है सर आपको? देखिए मैंने अपनी ओपिनियन आपको दे दी है, मैं आज भी समझता हूँ इत्तेहाद होना चाहिए। सर इसके बाद आज के बाद अगर देखिए मैं आज भी समझता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत बनानी चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड्स पे बनानी चाहिए। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के अंदर अभी तक आपके सामने है, वो किसी ऐसी चीज़ का साथ नहीं दे रही। वो जमहूरी में देखिए ना, जितनी जमहूरी जमातें हैं ना, मैं इस वक्त उनको नंबर 1 पे जमहूरी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े गैप के बाद अगर है तो वो पीपल्स पार्टी।